गुड मॉर्निंग क्लास बेटे। आज हम पढ़ेंगे मानवीय अस्तित्व और प्रकृति, जिसमें हम देखेंगे कि मानव प्रकृति की संतान है, पर लेकिन अपनी स्वार्थपरता और प्रगति की अंधी दौड़ के पीछे वह प्रकृति के साथ जो अपने संबंध हैं उनको भूलने लगा है, और इन्हीं संबंधों को उसे दोबारा से याद दिलाना, यही इस पाठ का उद्देश्य है कि प्रकृति के साथ हमें अपने पुनः संबंध स्थापित करने। पाठ 3, मानवीय अस्तित्व और प्रकृति। अध्याय परिचय। यह निबंध काका साहब के प्रकृति प्रेम का अनूठा उदाहरण है। मानव प्रकृति की संतान है। प्रकृति की गोद में वह बालक है। वैज्ञानिक प्रगति की अंधी दौड़, शहरीकरण और स्वार्थपरता बढ़ने के कारण वह प्रकृति के साथ अपने संबंधों को भूलने लगा है। इन्हीं संबंधों के प्रति उसकी सोई चेतना जगाना इस पाठ का उद्देश्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण में घिरा हुआ महसूस करता है तथा अपने चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे हमारा क्या लेना देना है? इनके दर्शन तथा सानिध्य के लिए हम क्यों तरसते रहते हैं? इन समस्त प्राकृतिक वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है? ये विचार शायद ही किसी के मन में उठते हों। यहाँ तक कि मेरे मन में कभी भी इन विचारों का व्याप्त नहीं, लेकिन कई प्रबुद्ध एवं व्यवहार लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे अनेक प्रश्न किए तथा मेरी आलोचना भी की। ये काका साहब ने बोला। जैसे व्यवहार कुशल, गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों के लिए वे क्यों घूमे होंगे? अपनी जान तो जोखिम में डाली ही होगी। जिंदगी के कीमती क्षण इसी तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखने लगे। इस प्रकार एक दो बारी लिखा और कहा भी, इनको क्या जवाब दूँ? मैंने तो इतना ही कहा कि वास्तव में इन पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की तरह मैं भी तो एक प्राणी ही हूँ। भूल से आप जैसे जमाने के लोग इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए भी तरसता हूँ, और जब यह तूफान असहनीय हो जाता है तब मैं यहाँ हो आता हूँ। वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है, लेकिन शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ से गए हैं। अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर में कृत्रिम बगीचा बनाकर तथा उसमें 2-4 पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ अपना मेल कर लिया है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे ब्राह्मण को 1.25 रुपये या 1.25 आने देकर गोदान का समाधान हो गया हो। वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं, तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संपर्क साध लिया है। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब मैं असंख्य शिखरों के अनेक ऊपर तथा नीचे समतल मैदान पर सुदूर विस्तार तथा उनमें 2-3 नदियों के मोड़ों को चमकती रेखाएं देखता हूँ, तो मेरे मन में सहसा यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल संसार का निवासी हूँ और मुझे अपना जीवन सार्थक बना लगने लगता है तथा स्वयं ही एक प्रकार की
कृतार्थता का भाव की भावना भी जन्म लेने लगती है, जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए ही होती है। अपरिचय की भड़ास मिटाने के लिए और उनके साथ बातें करने के लिए और विश्वास पूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए पशु पक्षी मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन मेरी आंखों में इन्हें आदमीयता नहीं अपितु आत्मीयता दिखती है। पशु पक्षी मानवता के ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे तथा उसमें अब सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए पक्षियों को कुत्ते को स्वजन दोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक ज़माना था जब देहात में पशुओं के साथ मैं आत्मीयता ज़्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मैं धन्यता महसूस करता था। हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले नाटे कद के मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनके जीवन में आने वाली समस्त दैनिक समस्याएं मेरी नज़र के सामने से गुजरती हैं, लेकिन यह केवल उनको देखने तक ही सीमित होता है। बाकी समय तो पेड़ पौधों से और उनके बीच में रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जगाती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं अपितु शताब्दियों में गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्चू पानी और सहस्त्रधारा गया था। वे क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी भुलाए नहीं भूलते। हजारों वर्षों का उनका चरित्र समझने में मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ अनेक पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगम विद्या की सहायता लेता हूँ। उनकी जन्म कथा के साथ ही मैं आनंदित होता हूँ। 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई से जब देखता हूँ तो लगता है यहाँ के जंगलों पर राज करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। एक आध पक्षी भी है जो विचरण करते देख मुझे भी लगा कि पक्षी होकर नहीं बादल होकर इन पर्वत शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूँगा। इन चिर हिमशिखरों में और इन विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने वाले की शक्ति है, इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए तड़पता हूँ। मैं ये बादल 10 दिशाओं में दौड़ते हुए अपना आकार स्वरूप और गठन भी साथ साथ पर बदलते रहते हैं, कभी फूलते हैं और कभी पिघल जाते हैं। एक पल में सफ़ेद लेकिन अगले ही क्षण में श्याम हो जाते हैं। एक पल में और पल भर में वर्ण विहीन हो जाते हैं। यह बादल हमें संदेश देते हैं कि परिवर्तन से ना अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लूटना तथा बाद में उनसे परे होना भी हमारी जीवन साधना ही है। यह कहते कहते बादल बारिश बन गए और इन्होंने हमें भिगो दिया।